सो ह्यूमन सेल स्ट्रक्चर ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखा जाए तो इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। सो हमें यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेशन से शुरू करेंगे कि एक सेल की डेफिनेशन क्या होती है। एटलीस्ट वो तो पता होना चाहिए, है ना, कि ये हमारी फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। सो ये हमने डेफिनेशन बता दिया। उसके बाद हमें थोड़ा बहुत जो भी आइडिया है, जो भी चीज़ें हमें पता है सेल से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल कि सेल को किसने डिस्कवर किया, और सेल को किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर्ड हुआ था। रॉबर्ट हुक ने किया था ना डिस्कवर्ड, और कब हुआ था, 1665 में हुआ था। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या मैं सही बता रही हूँ। और डेफिनेशन हो गई आपकी वही सिंपल सी कि सेल क्या है, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की, है ना। तो ये थोड़ा सा मतलब आप इंट्रो दोगे कि सेल एक ऐसी चीज़ है जो हमें पता है, अभी नो अबाउट इट, है ना। तो ये हो गया एक। फिर उसके बाद आपने ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो गया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। फिर उसके सेल का थोड़ा सा इंट्रो, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, उसके बाद उसका डायग्राम, और उसके बाद जाके तीसरे नंबर पे हमें ऑर्गेनेलीज के बारे में शुरू कर देना है कि ऑर्गेनेलीज के डिस्क्रिप्शन कैसा होता है ऑर्गेनेली, एंड उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डायग्राम सीख चुके हैं, बहुत ब्यूटीफुली डायग्राम कैसे बनाना है, सिंपल तरीके से कैसे बनाना है। तो अब हम चलते हैं कि ऑर्गेनेलीज को हमें कैसे डिस्क्राइब करना है, ऑर्गेनेली के फंक्शन को, स्पेसिफिक फंक्शन को हमें कैसे लर्न करना है, हम वो देखेंगे। ठीक है, तो सेल को हम 3 हेडिंग के अंदर याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा हो गया साइटोप्लाज्म, और तीसरा हो गया आपका न्यूक्लियस। ठीक है, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अभी हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम साइटोप्लाज्म के अंदर भी देख लेते हैं, 2 चीज़ें आ जाएंगी, एक साइटोसोल और दूसरा हो गई हमारी ऑर्गेनेलीज। ठीक है, सो साइटोप्लाज्म एक्चुअली वो पूरा का पूरा सेल कंटेंट है जो कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो भी है ना एरिया, वो है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब हम एक एक करके चलो पढ़ते हैं इनके बारे में। तो करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सो ये क्या है, ये ना फ्लूइड मोज़ाइक लिपिड बाइलेयर है। मतलब अब आप जैसे देख रहे हो कि बुक्स में ना ये टेबल है टॉर्टोरा में, इसमें ना हर एक चीज़, जैसे यहाँ पे जो पार्ट्स हैं और साथ में डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है और साथ में इधर फंक्शंस भी दे रखे हैं। तो ये बहुत ही इजी और सिंप्लीफाइड टेबल है, और इसको अगर आपको और सिंप्लीफाइड वे में याद करना है तो जो जो मैं टिक करवा रही हूँ उतना याद कर लेना। और साथ में लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, 2 पॉइंट आप स्टार पॉइंट्स बनाओगे और ऐसे लिखोगे कि ये यहाँ पे आप लिखोगे कि ये फ्लूइड मोज़ाइक लिपिड बाइलेयर है। मीन्स ये 2 लेयर्स होती हैं लिपिड की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, 2 लेयर से बनी हुई है, लिपिड के 2 लेयर से। और दूसरे पॉइंट में आप लिखोगे कि उसके बीच में प्रोटीन्स स्टडीड हैं, सराउंडेड एंड इट सराउंड साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म को इसमें साइटोप्लाज्म के चारों तरफ देखने को मिलती है ये। ठीक है, तो ये हो गया, आप इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिस्क्रिप्शन हो गया। फंक्शंस में ये प्रोटेक्ट्स, अब पॉइंट्स में लिखोगे आप, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना उस चीज़ को आप पॉइंट्स में लिखोगे। ऐसे एक लाइन में लिखते नहीं चले जाओगे, तो इनके पास स्पेस कम था तो उन्होंने एक लाइन में लिख दिया, बट आप पॉइंट्स में लिखोगे क्योंकि आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है उस चीज़ को, और आपको ज़्यादा स्पेस भी मिलता है एग्जाम में। आपके पास स्पेस की कोई कमी नहीं, आपको स्पेस भरना है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती है सेलुलर कंटेंट को, और सेलुलर कंटेंट को प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करती है। जैसे गार्ड होता है ना, वैसे ही सिक्योरिटी करती है सेल के सारे कंटेंट्स की। उसके बाद ये कांटेक्ट बना के रखती है अदर सेल्स से, हालचाल पूछती रहती है उनका क्या हालचाल चल रहा है। साथ में इसमें ना इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, इंपॉर्टेंट चैनल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, और जितनी भी चीज़ें और बाकी सारी चीज़ें वो भी आप याद कर सकते हो, बट मेन जो हैं वो आपकी मैंने टिक करा दी हैं। फिर साइटोप्लाज्म आता है। साइटोप्लाज्म हमारा क्या होता है, इसका अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें तो ये एक सेलुलर कंटेंट है बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। जैसे हमने अभी सेल ड्रॉ किया था, तो ये सेल के बीच में जो न्यूक्लियस थी, अगर न्यूक्लियस और सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो जितना भी एरिया है वो क्या है, आपका साइटोप्लाज्म है। ठीक है,
तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि इसके अंदर वो सारे कंटेंट आते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होते हैं, और वो उन कंटेंट को भी दो में डिवाइड कर दिया कि एक तो यहाँ पे जो पानी पानी सा ही पूरा भरा होगा जेल टाइप का, वो होगा साइटोसोल, और दूसरा होंगी जो बीच बीच में जो काम करने वाली, फंक्शन करने वाली ऑर्गेनेलीज हैं, वो होंगी ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो ये हो गया साइटोप्लाज्म का डिस्क्रिप्शन। और फंक्शन में क्या है कि एक साइट है, मतलब एक ऐसी जगह है, इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो हो पा रही हैं, एक्सेप्ट न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस की एक्टिविटीज़ न्यूक्लियस के अंदर हो रही हैं, और न्यूक्लियस के अलावा जितना भी सेल की एक्टिविटीज़ हैं वो कहाँ हो रही हैं, साइटोप्लाज्म में हो रही हैं। फिर साइटोसोल, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली कि ये वाटर का बना है, सॉल्यूट्स का बना है, इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, इसमें लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं, एक तरीके का वो पानी भरा हुआ है ना, मतलब पूरे सेल के अंदर जो पानी और जो सॉल्यूट्स और जो इम्पॉर्टेंट मतलब जेल टाइप का जो भी भरा हुआ है सेल के अंदर, वो है आपका साइटोसोल। फिर उसका फंक्शन, फ्लूइड इन विच मैनी ऑफ द सेल्स मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर। ये वो फ्लूइड है जिसमें सेल के अंदर के जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वो होते हैं। ठीक है, साइटोसोल के अंदर साइटोस्केलेटन इज़ अ नेटवर्क इन द साइटोप्लाज्म कंपोज्ड ऑफ 3 प्रोटीन फिलामेंट। जैसे हमारी बॉडी का स्केलेटन सिस्टम है जिसकी वजह से हमारे को एक ढांचा मिला हुआ है, हमारा शरीर खड़ा हुआ है प्रॉपर, है ना, हम अमीबा की तरह फैल नहीं गए हैं, है ना। वैसे सेल का जो स्केलेटन होता है उसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं, और ये बना होता है 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स का, प्रोटीन फिलामेंट्स का, जिसको माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स में डिवाइड किया गया है समझने के लिए। ठीक, तो साइटोस्केलेटन का काम क्या होता है, ये मेनली शेप को मेंटेन करके रखता है सेल की, और एंड जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेलुलर कंटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। जैसे कि हमारा स्केलेटन सिस्टम अगर नहीं होगा तो हम कैसे मूवमेंट कर पाएंगे, वैसे ही अगर सेल के पास जो स्केलेटन सिस्टम है, साइटोस्केलेटन है, उसकी वजह से सेल मूवमेंट कर पाता है। ये हो गया फंक्शन, है ना। अब हम ऑर्गेनेलीज जानते हैं कि ऑर्गेनेलीज होती क्या है, तो ऑर्गेनेलीज को हम स्मॉल ऑर्गन्स भी बोलते हैं, और ये स्पेशलाइज तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी अपनी स्पेसिफिक शेप होती है और अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अब हम हर एक ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेंट्रोसोम जो हमने देखा था, अगर आपने डायग्राम पढ़ा होगा जिसमें मैंने डायग्राम बनवाया था, उसमें इस तरीके का बनवाया था कि ये यहाँ पे सेंट्रियोसोल्स होते हैं जो कि 90 डिग्री पे अलाइन होते हैं इस तरीके से, पेरीसेंट्रियोल मटेरियल होता है चारों तरफ, याद आ रहा है। सो सेंट्रोसोम क्या होते हैं, पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, ये पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स हो गए, ये सेंट्रियोल्स का पेयर हो गया, प्लस जो आसपास का पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल बोल सकते हो या मैट्रिक्स बोल सकते हो, तो वो होता है आपका सेंट्रोसोम। ये तो आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि हमने किसी चीज़ को डिस्क्राइब कैसे किया है ना, कि ये वो चीज़ कैसी होती है। अब आते हैं फंक्शन पे। सो पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स कंटेन्स ट्यूब्यूलिन्स विच आर यूज्ड फॉर ग्रोथ ऑफ माइटोटिक स्पिंडल एंड माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन। सो यहाँ पे ये जो है ना, ये जो मटेरियल है पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, ये जो है इसके अंदर ट्यूब्यूलिन्स होते हैं, और जो कि जिससे कि माइटोटिक स्पिंडल बनता है। जब आप जेनेटिक्स वाला पढ़ोगे पोर्शन तो आपको पता चलेगा कि सेल डिवाइड होता है तो माइटोटिक स्पिंडल भी बनता है, यानी कि सेल डिवीजन के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली जो है वो है सेंट्रोसोम होगा तो माइटोटिक स्पिंडल बनेंगे तो सेल डिवाइड कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके सीलिया एंड फ्लैजिला। सो सीलिया एंड फ्लैजिला दोनों ही क्या है, मोटाइल सेल सरफेस प्रोजेक्शंस हैं। मोटाइल मतलब मूवमेंट करने वाले, सेल के सरफेस पे प्रोजेक्शंस हैं, मतलब ऐसे कुछ निकला हुआ रहता है, उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, दैट कंटेन 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड अ बेसल बॉडी। जैसे मान लो ये आपका फ्लैजिला हो गया, तो इसमें यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, कितने, 20 होंगे, 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे होंगे, और यहाँ पे एक बेसल बॉडी होगी। ठीक है, इसी को इन्होंने बोला है। सीलिया और फ्लैजिला में अगर थोड़ा सा मोटा मोटा अगर हम डिफरेंस समझें तो सीलिया जो है ना वो सेल के ये जैसे ये सेल है, यहाँ पे ये सीलिया है। ठीक है, तो ये सीलिया जो क्या करता है, ये जो सेल के आसपास जो फ्लूइड है उसको मूवमेंट कराता है, बट जो फ्लैजिला है वो बड़ा सा हम फ्लैजिला बनाते हैं, इसीलिए फ्लैजिला जो है वो पूरे के पूरे सेल को भी मूवमेंट करा सकता है। तो सेल के आसपास का जो फ्लूइड है उसका मूवमेंट के लिए सीलिया रिस्पॉन्सिबल है, और अगर पूरा सेल मूव कर रहा है तो उसके लिए फ्लैजिला रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में।
राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम में 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक राइबोसोमल आरएनए एंड एक प्रोटीन। राइबोसोम्स साइटोसोल के अंदर फ्री हो सकते हैं या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। राइबोसोम्स हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी देखने को मिल सकते हैं या फ्री, जो साइटोसोल में फ्री पड़े थे वो भी। डायग्राम देखा था तो डायग्राम याद आ रहा होगा, तो आपको अच्छे से याद आ रहा होगा कि मैंने दोनों तरीके से दिखाए थे। एंड राइबोसोम्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं राइबोसोम्स। नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये मेम्ब्रेनस नेटवर्क है, मेम्ब्रेनस नेटवर्क है, इसमें फ्लैटेंड सैक्स होते हैं। रफ ईआर इज कवर्ड, और ये हमने डायग्राम में भी देखा था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी उसमें हमने राइबोसोम्स बनाए थे। और ये रफ वाली जो है वो अटैच होती है न्यूक्लियर एनवलप से, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम अब फंक्शन देखेंगे। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देखेंगे तो ये क्या करती है? ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाती है, फॉस्फोलिपिड्स बनाती है, जो बनने के बाद फिर सेलुलर ऑर्गेनेल्स में ट्रांसफ़र होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के काम आते हैं, और सीक्रेटेड ड्यूरिंग एक्सोसाइटोसिस, जब सेल से जो बाहर, मतलब अगर बाहर काम आने हैं, सेल के बाहर कोई प्रोटीन काम आना है तो वहाँ पे भी काम आ रहे हैं। ऑल ओवर काम है इनका प्रोटीन बनाना, वो प्रोटीन चाहे ग्लाइकोप्रोटीन की तरह काम आए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में काम आए या सेल के बाहर काम आए। इसी तरीके से स्मूथ ईआर का जो फंक्शन है वो है बॉडी के लिए फैटी एसिड्स को बनाना, ठीक है, स्टेरॉइड्स बनाना और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करना। ये सारे काम हो गए आपके स्मूथ ईआर के। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कैसे जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, कैसे जाएंगे? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जिसको गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं। और ये जो है ना, एक सेकेंड, ये लिख क्यों नहीं पा रहा भाई? गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं। अब ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे ये जो है ना, ये गोल्गी बॉडी है। इसमें 3 to 20 फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स, जिनको हम सिस्टर्नी बोलते हैं, वो आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ नहीं, 3 से 20 ये जो आपको ये जो इस तरीके से ये जो लेयर दिख रही है ना, एक के बाद एक, ये इनको हम बोलते हैं सैक्स या मेम्ब्रेनस सैक्स बोल सकते हो या सिस्टर्नी बोल सकते हो, है ना। क्यों? और ये स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिवाइडेड इनटू, इनको फेस में डिवाइड किया गया, एक एंट्री फेस है और एक एग्जिट फेस है। यहाँ से ये वाला जो है ना, ये वाला जो है ये एंट्री फेस है, यहाँ से कोई भी जो भी वेसाइकल के थ्रू एंटर करेगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, और यहाँ से अगर एग्जिट करेगा तो इसको हम बोल सकते हैं, ये इस वाले फेस को बोल सकते हैं एग्जिट या फिर ट्रांस फेस। ठीक है, सो गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया जिसमें 3 से 20 फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं, और स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इसको हमने देखा कि इसमें एक एंट्री फेस होगा और मीडियल, ये जो बीच में आ रहे हैं ये मीडियल हो गए। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, अच्छा सुंदर सा, जैसे ये हमारी न्यूक्लियस हो गई और ये हमारा हो गया गोल्गी बॉडी का, है ना। ये मैंने एक जस्ट एग्जांपल के लिए बताया, ये न्यूक्लियस है और ये सेल है पूरा बड़ा सा, ये सेल मान लो ये बहुत बड़ा सा है ना। तो यहाँ से ये मान लो ये आपका एंट्री फेस हो गया, और यहाँ से जब पूरी पैकेजिंग वगैरह सब कर देगा तो यहाँ से फिर वो मॉलिक्यूल जो है उसको प्रॉपर मॉडिफाई करके गोल्गी बॉडी यहाँ से निकाल देगा बाहर। तो ये वाला हो गया आपका एग्जिट फेस, ठीक है। एंट्री फेस को हम क्या बोल सकते हैं, और सिस फेस बोल सकते हैं, और एग्जिट फेस को हम ट्रांस फेस बोल सकते हैं। और ये जो बीच में आ रहे हैं ना ये वाले, इनको हम बोलते हैं मीडियल सिस्टर्नाई या मीडियल सैक्स मैम, ठीक है। सो ये हो गया आपका गोल्गी बॉडी, जस्ट एक ओवरव्यू हो गया।
अब फंक्शंस की बात करें तो एंट्री फेस एक्सेप्ट प्रोटीन फ्रॉम रफ ईआर, एंट्री फेस से एक्सेप्ट करेगा, एंट्री फेस लेता है अपने अंदर प्रोटीन्स को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। फिर जो मीडियल वाला है ना, मीडियल सिस्टरनाई जो है वो उन प्रोटीन्स का कुछ कुछ बना देती हैं, इम्पॉर्टेंट जो बनाना है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया, मॉडिफाई कर देती हैं उसको, है ना। सिंपल प्रोटीन लिया उसका ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन ऐसे बना दिया, लिपिड लिया उसका ग्लाइकोलिपिड बना दिया। और एग्जिट फेज से वो सब चीज़ें, वो मॉलिक्यूल्स जो मॉडिफाई हो गए हैं वो एग्जिट फेज से एग्जिट मार लेते हैं एंड उनकी प्रॉपर गोल्गी बॉडी का काम होता है उनको प्रॉपर पैकेजिंग कर देना उनकी अच्छे से, और उनको उनकी जगह तक, उनके ठिकाने तक, उनकी लोकेशन तक, उनकी मंजिल तक पहुंचा देना। ये होता है गोल्गी बॉडी का काम। एक नॉर्मल प्रोटीन एंटर किया गोल्गी बॉडी में, गोल्गी बॉडी ने उसको अच्छे से पैकेजिंग की, उसको ग्लाइकोप्रोटीन बनाया या लिपोप्रोटीन बनाया और उसको फिर एग्जिट करके उसको वहाँ भेज दिया जहाँ उसकी ज़रूरत थी। ये होता है गोल्गी बॉडी का काम। फिर आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम एक वेसाइकल है। वेसाइकल की हिंदी क्या होती है यार? सो वेसाइकल, लाइसोसोम्स क्या है? एक ऐसा वेसाइकल्स है जो कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स से ही बना है और इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अगर इसकी फंक्शन की बात की जाए तो ये इसका काम डाइजेस्टिव एंजाइम्स से, जाहिर सी बात है कि इसका काम डाइजेशन से रिलेटेड होगा। सो ये क्या करता है, काफ़ी सारी चीज़ों को डाइजेस्ट कर सकता है। जैसे आप यहाँ पे याद रख सकते हो ये वाला कि ये डाइजेस्ट करता है वॉर्न आउट ऑर्गेनलीज, जो भी ऑर्गेनलीज ख़राब हो चुकी हैं, है ना, उन ऑर्गेनलीज को पूरा डाइजेस्ट कर जाएगा। ऑर्गेनलीज को जब ये डाइजेस्ट कर देता है तो उसे बोलते हैं ऑटोफेजी। अगर ये पूरे के पूरे सेल को ही खा जाए तो उसे बोलते हैं ऑटोलाइसिस। और ये जो है ना, ये आप स्टार पॉइंट बना लो, इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि ऑटोलाइसिस क्या है। वो 4 ऑप्शन दे देगा या फिर क्वेश्चन में आ जाएगा कि एंटायर सेल जो डाइजेस्ट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, फिर 4 ऑप्शन आ जाएंगे, ऑटोफेजी, ऑटोलाइसिस। तो आपको ऑटोलाइसिस पर टिक करना है। एंड ऑटोफेजी भी पता होना चाहिए, ये जब ऑर्गेनली को खा रहा है तो वो ऑटोफेजी है, जब पूरे सेल को खा जा रहा है तो उसे ऑटोलाइसिस बोलते हैं। और सेल के बाहर का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल है उसको भी डाइजेस्ट कर सकता है लाइसोसोम, ठीक है। फिर आते हैं हम पेरोक्सिसोम पे। पेरोक्सिसोम में क्या होता है, ये भी एक वेसाइकल है। वेसाइकल मतलब एक जैसे पाउच सा, जैसे हमारे पास आप समझ लो एक हमने पाउच बना दिया, उसमें हमने शादी के बाद 4-4 बूंदी के लड्डू रख दिए और हम दे रहे हैं 4-4 बूंदी के लड्डू एक पाउच में रख के सारे रिश्तेदारों को। तो वो एक पाउच सा जो है ना, वो इंग्लिश में क्या, वेसाइकल। तो पेरोक्सिसोम क्या है, ये एक वेसाइकल है जिसमें कि हमारे कौन से क्या चीज़ रखी हुई है, जिसमें कि ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स रखे हुए हैं, ठीक है। पेरोक्सिसोम एक ऐसा पाउच है जिसके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स रखे हुए हैं और इनका कैटालिसिस है ना, डिकम्पोजेस हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब ज़्यादा मत याद करो, बस इतना याद करो पेरोक्सिसोम के अंदर, जैसे ऑक्सीसोम से आपको याद रहेगा, ऑक्सीसोम से आपको याद रहने वाला है कि इसके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स रहते हैं और इनका काम क्या होगा। अब इनके काम पे यानी फंक्शन पे आ जाओ कि ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, तो जाहिर सी बात है इनका काम होगा अमीनो एसिड्स या फैटी एसिड्स को ऑक्सीडाइज करना और डिटॉक्सिफाई करना, हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करना। और यही इसका काम, इतना फंक्शन याद रख लो, ठीक है। और ज़्यादा डीप में मत जाओ, बस जितना बता रही हूँ उतना कर लो। प्रोटियोसोम में आपका आ गया, ये टिनी बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ कहीं अगर प्रोटियोसोम दिख पा रहा है तो मैं दिखा सकती हूँ क्या, ये रहा प्रोटियोसोम, ये रहा। तो ये टिनी बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर है, बैरल कुछ इस तरह का होता है ना, बैरल। तो ये टिनी बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, आप ऐसे याद रखोगे, प्रोटियोसोम प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोटियोसोम प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होंगे इसके अंदर। और यहीं से आपको ये याद रहेगा कि अगर इसके अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, लाइटिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन करना, और आगे प्रोटीन लगा हुआ है, इसका मतलब प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा। तो कौन से प्रोटीन्स को तोड़ेगा ये, जो डैमेज हो चुके हैं, जो फॉल्टी प्रोटीन्स हैं, जो इनका ज़रूरत नहीं है सेल में, वैसे प्रोटीन को तोड़ के कट कर देना किसका काम है, प्रोटियोसोम का काम है। तो हमने डिस्क्रिप्शन भी देख लिया एंड फंक्शन भी देख लिया। अब आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया विच इज़ ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, जो कि बच्चा जानता है। अब इसके अंदर हमारे को देखने को डिस्क्रिप्शन में हम बता सकते हैं
कि इसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल 2 मेम्ब्रेन होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। फिर उसके अंदर मैट्रिक्स, जो उसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। न्यू माइटोकॉन्ड्रिया पुराने माइटोकॉन्ड्रिया से बन सकती है, इतना उसके पास खुद का डिवीजन करने का पावर है। नेक्स्ट फंक्शन पे आ जाएंगे तो ये साइट है एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन की, सेलुलर रेस्पिरेशन रिएक्शन दैट प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द सेल्स एटीपी। सो सेल्स के जो एटीपी प्रोडक्शन होता है, सेल्स में जो एटीपी बनता है, एटीपी मतलब जहाँ से पूरा एनर्जी मिल रही है सेल को, वो कहाँ से मिल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया से। और वो एटीपी कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सो एक तो एटीपी से रिलेटेड हो गया, और दूसरा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्लेस एन इम्पॉर्टेंट अर्ली रोल इन एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, वैसे मैं भी बता सकती हूँ पर आप मुझे बताओगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपना न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, इसका डिस्क्रिप्शन जानने के लिए इसके न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियर एनवलप मिलेगा आपको। न्यूक्लियर एनवलप में पोर्स मिलेंगे, इसके अंदर एक न्यूक्लियोलाई मिलेगा, और न्यूक्लियोलाई के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। कौन से फेज़ में? इंटरफेज में। सेल के जो फेज़ है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब जो फेजेस हैं ना सेल डिवीजन के, तो तब हमें इंटरफेस में देखने को मिलता है क्रोमेटिन फाइबर्स प्रॉपर, जो हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से। अदरवाइज़ ये क्रोमोसोम्स जो हैं नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर आपको न्यूक्लियर एनवलप देखने को मिलता है। न्यूक्लियर एनवलप में पोर्स देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियोलाई देखने को मिलता है, एंड क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं, जो कि आपको अच्छे से देखने हैं क्रोमोसोम, तो आपको इंटरफेस में जो सेल डिवीजन के टाइम पे जो फेज आता है इंटरफेस, उसमें आपको अच्छे से देख सकते हो माइक्रोस्कोप के थ्रू, क्रोमोसोम्स देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आप फंक्शन पे आ जाओगे न्यूक्लियस के। सो न्यूक्लियर पोर्स कंट्रोल द मूवमेंट। अब पोर्स हैं मतलब जैसे ये न्यूक्लियस हो गई, इसके ऊपर ये न्यूक्लियर एनवलप हो गया। अब यहाँ पे अगर पोर्स है तो जाहिर सी बात है इसके थ्रू कोई भी चीज़ अंदर आ सकती है, बाहर जा सकती है ना। तो यही बताया गया है कि ये मूवमेंट को कंट्रोल करता है सब्सटेंस की, किसको न्यूक्लियस के अंदर आना है, किसको साइटोप्लाज्म में जाना है, वही सब। एंड न्यूक्लियोलाई प्रोड्यूस करते हैं राइबोसोम्स। वो राइबोसोम्स फिर आगे पूरे सेल में जहाँ जहाँ काम है वहाँ वो यूज़ हो जाते हैं। एंड क्रोमोसोम्स में तो आपको पता ही है क्या होता है, जीन्स होते हैं हमारे, जो हमारे सेल के पूरे स्ट्रक्चर को, सेल के पूरे फंक्शंस को डायरेक्ट करते हैं। इसलिए जो कंट्रोल है, कंट्रोल पूरा सेल का कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के पास, क्योंकि न्यूक्लियस के पास क्या है? क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स में क्या है? जीन्स, और जीन्स के थ्रू ही सब कुछ कंट्रोल हो रहा है, सब कुछ। लाइक आपका बालों का कलर कैसा होगा, आपकी हाइट क्या होगी, ये सब जीन्स के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि जीन्स ही है जो गवर्न करेंगे कि किस तरह का प्रोटीन बनना है, और जिस तरह का प्रोटीन बनेगा उस तरह का फाइनली रिजल्ट आएगा, वो आपकी फिजियोलॉजी में दिखेगा, ठीक है। सो ये हो गया सारा पूरा डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शन, ईच एंड एवरी सेपरेट सेल ऑर्गेनेली का स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन हो गया, फंक्शन हो गया। तो हमने इसमें पूरे वीडियो में क्या सीखा कि अगर सेल आता है 5 नंबर में, 10 नंबर में, तो हमें उसे कैसे अटेंड करना है, कैसे अटैम्प्ट करना है उस क्वेश्चन को। सेल का हमें, ठीक है, सेल का हमें डेफिनेशन बताना है, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं वो बता सकते हो, थोड़ा सा बताओगे, थोड़ा माहौल बनाओगे, थोड़ा एग्जामिनर को बताओगे कि हमें सेल के बारे में क्या क्या पता है, सेल की डिस्कवरी कब हुई, किसने की, ये सब बता सकते हो आप। फिर आप आ जाओगे सेल के ब्यूटीफुल से डायग्राम पे, एक पेज आपका वहाँ हो जाएगा। फिर आप आ जाओगे हर एक ऑर्गेनेलीज को बताओगे, उसके स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन दोगे, उसका फंक्शन बताओगे। इतना कर दिया आपने, एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपके सारे मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं इस तरह के और वीडियोस के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप स्टडिंग, कीप eating healthy and stay healthy. Thank you and bye bye.